अपूर्वा, अमर और सार्थक की दोस्ती 2012 में तब हुई जब तीनों साथ साथ 8वीं में पढ़ रहे थे। अपूर्वा और अमर विशाल नगर में आसपास ही रहते थे। दोस्ती बढ़ी तो दोनों एक दूसरे के घर भी आने जाने लगे। ऐसे में नजदीकी बढ़ना स्वाभाविक ही था, लेकिन यह नजदीकी गहराई मित्रता में समाहित थी, जिसे किशोर मन का आकर्षण भी कह सकते हैं और दोस्ती की जरूरत भी। अपूर्वा, अमर और सार्थक की दोस्ती आई गहराई की। तीनों पढ़ाई लिखाई की बातें भी शेयर करने लगे और टिफिन बॉक्स भी। तीनों को हंसते खेलते देख कोई भी उनकी दोस्ती की गहराई का अंदाजा लगा सकता था। जब तक इन तीनों ने किशोर व्यवस्था को पार किया, तब तक दोस्ती यूं ही चलती रही बिना किसी भेदभाव के। लेकिन यौवन की पहली सीढ़ी पर पहुंचते ही बहुत कुछ बदलने लगा। रंग रूप और भावनाएं ही नहीं, और भी बहुत कुछ। जवानी भरती उम्र ने लड़की और लड़कों के बीच एक चिन्ही सी रेखा खींच दी। चाहो या ना चाहो, ऐसा होता ही है, यही समाज का नियम है। 12वीं तक पहुंचते पहुंचते जब तन मन और शरीर पर यौवन में रंग जमाना शुरू किया, तो सार्थक ने महसूस किया कि वह अपूर्वा को प्यार करने लगा है। दोस्ती के बावजूद उसमें अपूर्वा से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए सार्थक ने दोस्त के कंधों का सहारा लिया। अमर शिंदे और अपूर्वा करीबी दोस्त थे, एक दूसरे को समझने वाले। वैसे भी अमर अपूर्वा के व्यक्तित्व और सोच को जानता समझता था। उसने सार्थक से कहा, दोस्ती नजदीकियां अलग बात है, पर हकीकत में अपूर्वा ऐसी लड़की नहीं है। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, इसका जवाब भी मुझे मालूम है, इसलिए दोस्ती को दोस्ती ही रहने दे। लेकिन अमर की बात प्रेम रंग में डूबे सार्थक के पल्ले नहीं पड़ी। उसे बात ना मानते देख अमर ने कहा, भाई, प्यार का इजहार स्वयं किया जाता है। जो तू सोच रहा है वह गुजरे जमाने में होता था, जब प्रेमी प्रेमिका किसी अन्य के माध्यम से संदेशे भिजवाते। अमर, मैं पहले अपूर्वा के मन को टटोलना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि उसके मन में मेरे लिए कुछ है भी या नहीं। ये काम बिना तेरी मदद के नहीं हो सकता। सार्थक ने अमर की चिरौरी करते हुए कहा। दोस्ती की खातिर अमर यह काम करने को तैयार हो गया। वह तैयार ही नहीं हुआ, बल्कि मौका देखकर अपूर्वा से बातों बातों में उसने सार्थक के मन की बात भी बता दी। लेकिन अपूर्वा ने कोई संतोषजनक उत्तर ना देर कर इतना ही कहा कि सार्थक स्मार्ट भी है और दिल का साफ भी। अमर ने जब ये बात सार्थक को बताई, तो वही ये जानकर खुश हुआ कि कम से कम अपूर्वा के मन में उसके प्रति गुड फीलिंग तो है। प्यार का इजहार अब ना सही फिर कभी हो जाएगा, लेकिन इससे पहले कि सार्थक अपने प्यार का इजहार कर पाता, 12वीं के बाद तीनों की राहें अलग अलग हो गई। सार्थक इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए औरंगाबाद चला गया, जबकि अमर ने लातूर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अपूर्वा डॉक्टर बनना चाहती थी, उसने बीएमएस की पढ़ाई के लिए जामखंडी कर्नाटक के मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया। वह वहीं कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगी थी। करियर के हिसाब से बात यही खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। वैसे भी दिल की लगी इतनी आसानी से कहाँ खत्म होती है। तीनों दोस्त एक दूसरे से दूर हो गए थे, जगह बदल गई थी, माहौल बदल गया था, नई जगह नए दोस्त। इसके बावजूद अपूर्वा के प्रति सार्थक की चाहत नहीं बदली थी। वह अपूर्वा से मिलने उसके कॉलेज आता जाता रहता था। अपूर्वा को उसका आना अच्छा लगता था। वह उससे पहले की तरह ही बातें करती थी, हंसती बोलती थी, उसका हालचाल पूछती थी। जब सार्थक के रेगुलर आने जाने से उसकी पढ़ाई में व्यवधान आने लगा, तो वह सार्थक से पहले की तरह बात करने से कतरा लगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, सार्थक और अपूर्वा के बीच दूरियां बढ़ती गई। दूसरी ओर वक्त और जरूरत की मांग के हिसाब से मेडिकल कॉलेज में अपूर्वा के दोस्त बनते गए। उसके दोस्तों में मौली भोपल नाम का एक लड़का भी था, जो अपूर्वा के काफी करीब था। वह भी उसका वैसा ही करीबी दोस्त था जैसे सार्थक और अमर थे। हाँ, केवल स्थितियां जरूर बदल गई थी। अमर के माध्यम से जब ये बात सार्थक को पता चली, तो वह आपक हो बैठा। क्रोधावेश में वह जामखंडी मेडिकल कॉलेज जाकर अपूर्वा से मिला। निसंदेह अपूर्वा ने पहले जैसी रिश्तों की गर्माहट नहीं दिखाई। इस पर सार्थक ने उससे पूछा, क्या बात है अपूर्वा, तुम काफी बदल गई हो, मुझसे मिलने में तुम्हारी कोई दिलचस्पी नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है सार्थक, अपूर्वा ने शांत भाव से कहा। यहाँ पढ़ाई का बोझ काफी बढ़ गया है, इसलिए समय निकालना मुश्किल होता है। पढ़ाई का बोझ बढ़ गया है या भोपाल की दोस्ती से फुर्सत नहीं है? सार्थक के मन की कड़वाहट शब्दों में उतर आए। उसके शब्द अपूर्वा को भी चुभे। वह थोड़े गुस्से में बोली, क्या मतलब है तुम्हारा यही कि कॉलेज बदलते ही पुराने दोस्तों को भूल गई, नई जगह नए नए दोस्त बन गए? सार्थक ने भी कड़वाहट के साथ कहा, लेकिन एक बात याद रखना, सब हमारे जैसे नहीं। मेरी राय मानो तो उनसे दूर रहो, खासकर मौली गोपाल से। जरा मुझे बताओगे इसमें बुराई क्या है? अपूर्वा ने जवाब की जगह प्रश्न के साथ साथ कहा, मौली घोप मेरी क्लास में पढ़ता है, जैसी दोस्ती तुम्हारे और अमर के साथ थी वैसी ही उसके साथ है। इससे सार्थक का दिमाग घूम गया। वह सख्त शब्दों में बोला, जो मैं कहता हूँ वही करो, उससे दोस्ती तोड़ दो। सार्थक की बात सुनकर अपूर्वा को झटका लगा। उसने भी वैसे ही शब्दों में जवाब दिया, मैं जिससे चाहूँ दोस्ती करूँ, तुम कौन होते हो मुझे रोकने या आदेश देने वाले? क्रोधावेश में सार्थक के मुंह से सच्चाई निकल ही गई। अपूर्वा, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसी नाते तुम पर हक भी जता रहा हूँ। अपूर्वा सुंदर ही नहीं समझदार भी थी। उसने स्थिति की नजाकत को समझते हुए सार्थक को समझाया, देखो
देखो सार्थक, अभी हमें अपने अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए। रहा सवाल प्यार का, तो मैंने अभी इस बारे में सोचा ही नहीं है। मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ और मानती रहूंगी, इससे ज्यादा मुझसे कोई अपेक्षा मत करना, क्योंकि मैं उस समाज का अंग हूँ जहाँ मेरे माता पिता की प्रतिष्ठा है। मेरा ऐसा कोई भी निर्णय मेरे पिता करेंगे। सार्थक ने अपूर्वा को लेकर ना जाने क्या सपने देख रखे थे। अपूर्वा की बातें सुनकर उसका दिल टूट गया। वह अच्छी तरह समझ गया था कि वह अपूर्वा के लिए नहीं बना है। उसने लौटकर यह बातें अमर शिंदे को बताई तो शिंदे ने उसे समझाया, तू भूल क्यों नहीं जाता, अपूर्वा को ढूंढने निकलेगा तो सैकड़ों लड़कियां मिलेंगी। लेकिन सार्थक ने 2 शब्दों में उसकी बात पर पानी फेर दिया, उनमें अपूर्वा तो नहीं होगी ना। सार्थक भावुक लड़का था, अपूर्वा की बात उसने दिल से लगा ली। उसने अपनी वॉल पर अमर को संबोधित करके लिखा, यार अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी मौत पर कोई रोने वाला भी नहीं होगा। इसके जवाब में अमर शिंदे ने लिखा, अगर तुझे कुछ हुआ तो मैं सारी दुनिया को रुलाऊंगा। उस वक्त अमर को इस बात का जरा भी आभास नहीं था कि उसका दोस्त सार्थक दिल की लगी को दिमाग पर हावी कर लेगा। अपूर्वा ने भी नहीं सोचा था कि सार्थक उसकी बातों को इतनी गंभीरता से लेगा। आखिर हुआ वही जो किसी ने नहीं सोचा था। 23 जुलाई 2018 को सार्थक ने आत्महत्या कर ली। मामला थाना ढोकी क्षेत्र का था। सार्थक के पिता बाला साहेब ने थाना ढोकी में अपने बेटे सार्थक को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए अपूर्वा और मौली गोपाल के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने भादवी की धारा 306 के अंतर्गत केस दर्ज करके अपूर्वा और मौली गोपाल को 24 जुलाई 2018 को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जल्दी ही दोनों को जमानत मिल गई। सार्थक के आत्महत्या करने से उसके परिवार को तो गहरा धक्का लगा ही, अमर शिंदे को भी बहुत दुख हुआ। सार्थक उसका जिगरी दोस्त था। अपूर्वा ने उसके दोस्त की भावनाओं से खिलवाड़ किया था, इसलिए अमर को अपूर्वा की शक्ल से नफरत हो गई। सार्थक की मौत और अपूर्वा के जेल जाने के बाद इस बात को खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अक्टूबर 2018 के दूसरे हफ्ते की बात है। फर्स्ट ईयर के पहले एग्जाम के बाद मिली तो अपूर्वा अपने घर लातूर आई। वह चूंकि अनंतराव यादव और मोहिनी यादव की इकलौती संतान थी, इसलिए उसके आने पर घर में बाहर से आई जाती थी। 19 अक्टूबर 2018 को दशहरा था। उससे पहले नवरात्रि के व्रत चल रहे थे। अपूर्वा की मां मोहिनी भी नवरात्रि के व्रत रख रही थी। 16 अक्टूबर को मोहिनी को मंदिर जाता था। वह 11:30 बजे मंदिर चली गई। उस समय अपूर्वा घर में ही थी। लौटने में आधा घंटा लग गया। मोहिनी 12 बजे जब विशाल अंगा के संदीप अपार्टमेंट स्थित अपने घर पहुंची तो घर के बाहर कुंडी लगी देख चौंकी। वजह अपूर्वा घर में थी। अगर उसे कहीं बाहर जाना होता तो वह इस तरह बाहर से कुंडी लगाकर कभी नहीं जाती। बात परेशानी की थी। मोहिनी कुंडी खोलकर जल्दी से अंदर गई, लेकिन वहां का हाल देख उनका रोम रोम काम उठा। अपूर्वा हॉल में लहूलुहान पड़ी थी। बेटी की हालत देख मोहिनी के हाथों से पूजा की थाली छूटकर गिर गई। वह रोते चिल्लाते हुए बाहर की ओर भागी। पास पड़ोस के लोगों ने उनकी आवाज सुनी तो बाहर निकल आए। कुछ लोगों ने अंदर जाकर देखा तो उनके भी होश उड़ गए। अपूर्वा के पिता अनंत राव उस दिन अपूर्वा की फीस भरने उसके जामखंडी कर्नाटक स्थित मेडिकल कॉलेज गए थे। किसी ने फोन करके उन्हें भी सूचना दे दी और पुलिस को भी। अपूर्वा के साथ जो भी हुआ था उसे हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी। कुछ लोगों ने अपूर्वा की मां मोहिनी को संभाला और कुछ लोग खून से लथपथ अपूर्वा को उठाकर पास के ही एक प्राइवेट अस्पताल ले गए, लेकिन मामला चूंकि गंभीर अपराध से जुड़ा था इसलिए अस्पताल ने अपूर्वा को सरकारी अस्पताल भेज दिया। सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने देखने के बाद अपूर्वा को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल से इस मामले की सूचना थाना एमआईडीसी को दी गई। सूचना मिलते ही सीनियर इंस्पेक्टर अशोक माली अपनी पुलिस टीम के साथ अस्पताल के लिए रवाना हो गए। उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों और फॉरेंसिक टीम को भी सूचित कर दिया था। अस्पताल जाकर इंस्पेक्टर अशोक माली ने डॉक्टरों ने बयान लिए और अपूर्वा की डेड बॉडी का परीक्षण किया। अपूर्वा के गले, पेट और शरीर के अन्य कई हिस्सों पर गहरे घाव थे। निसंदेह उस पर किसी तेज धार वाले हथियार से वार किए गए थे। ऐसा लगता था जैसे उस पर वार करने वाले को उससे गहरी नफरत रही हो। जो लोग पूर्वा को अस्पताल लेकर आए थे पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की। इसके बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया। इसके बाद इंस्पेक्टर माली अपनी टीम के साथ अपूर्वा के संदीप अपार्टमेंट स्थित घर घटना स्थल पर पहुंचे। तब तक अपूर्वा के पिता अनंत राव यादव भी कर्नाटक जामखंडी से लौट आए थे। पुलिस टीम घटनास्थल का निरीक्षण कर ही रही थी कि एसपी राजेंद्र माने और क्राइम ब्रांच के डीसीपी काका साहेब डोले भी आ गए। महाराष्ट्र में चूंकि किसी भी बड़े अपराध में क्राइम ब्रांच समानांतर जांच करती है, इसलिए क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर सुनील नागरगोजे भी अपनी टीम के साथ मौका वारदात पर आ गए। फॉरेंसिक टीम भी आ गई थी। सभी ने अपने अपने हिसाब घटनास्थल का मुआयना किया, साथ ही पास पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की। अपूर्वा की मां मोहिनी और पिता अनंतराव यादव से भी पूछताछ की गई। पता चला कि घटनास्थल से अपूर्वा के गले की सोने की चेन और 2 मोबाइल गायब थे। कमरे में काफी सामान बिखरा हुआ था, जिससे आभास होता था कि मामला लूटपाट में हुई हत्या का हो सकता है। लेकिन टेबल पर रखा पानी
पानी का गिलास और चाय का प्याला इस थ्योरी को झुठला रहे थे। इसका मतलब कोई ऐसा व्यक्ति आया था जिसे अपूर्वा जानती थी। वह कौन रहा होगा, ये तफ्तीश का विषय था। घटना स्थल की पूरी छानबीन के बाद इंस्पेक्टर अशोक माली और क्राइम ब्रांच की टीम अपने अपने ऑफिस लौट आए। इंस्पेक्टर माली अपूर्वा के पिता अनंत राव को साथ ले आए थे। उनकी ओर से पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध हत्या और लूटपाट का केस दर्ज कर लिया। केस दर्ज होने के बाद स्थानीय पुलिस और क्राइम ब्रांच ने अपने अपने ढंग से जांच शुरू कर दी। मामला चूंकि लातूर के पोश एरिया में हुई हत्या और संभ्रांत समाज से जुड़ा था, इसलिए अधिकारी चाहते थे कि हत्यारा जल्दी से जल्द गिरफ्त में आ जाए, क्योंकि ऐसा न होने पर धरने और विरोध प्रदर्शनों की आशंका थी। इस मामले पर एसपी राजेंद्र माने स्वयं नजर रखे हुए थे। उन्होंने इस केस की तफ्तीश के लिए स्थानीय पुलिस और क्राइम ब्रांच की 2 टीमें बनाकर उन्हें अलग अलग काम सौंपे। इंस्पेक्टर अशोक माली ने अपूर्वा के अनंतराव के संदेह जताने पर अपूर्वा, उसके फ्रेंड मौली गोपाल और सार्थक के पिता बाला साहेब को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। दूसरी ओर क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर सुनील नागर गोजे अपने सहायक इंस्पेक्टर सुनील रैज तवार, नामदेव पाटिल और बालाजी जाधव के साथ अपूर्वा के नए पुराने दोस्तों और उनके फोन नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवा कर छानबीन कर रहे थे। इस कवायद में उन्हें सफलता भी मिली। कॉल डिटेल से अपूर्वा का पुराना दोस्त अमर शिंदे पुलिस के राडार पर आ गया। उससे हके 1 घंटा पहले अपूर्वा से फोन पर बात की थी। इंस्पेक्टर अशोक माली ने अमर शिंदे को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही मौली भोपल और सार्थक के पिता बाला साहेब को क्लीन चिट दे दी गई। अमर शिंदे से जब क्राइम ब्रांच ने पूछताछ शुरू की तो अपूर्वा मर्डर केस परत दर परत खुलता गया। अमर ने अपूर्वा की हत्या की बात स्वीकार कर ली और यह भी बता दिया कि उसे अपूर्वा की मौत का कोई अफसोस नहीं है। अमर ने बताया कि उसने अपूर्वा को अपने दोस्त सार्थक की आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए मौत के घाट उतारा था। अमर को अपूर्वा के लातूर आने का पता था। वह चून की पड़ोस में रहता था और अपूर्वा और उसके घर पर नजर रखे हुए था, इसलिए उसे पता था कि उसके पिता अनंतराव यादव जामखंडी स्थित उसके मेडिकल कॉलेज गए हैं। वह ये भी जानता था कि अपूर्वा की मां नियत समय पर रोज मंदिर जाती है, इसलिए उसने वही समय चुना। इसके लिए उसने 1 घंटे पहले अपूर्वा को फोन करके कहा कि वह उससे मिलना चाहता है। अपूर्वा ने ये सोचकर अमर शिंदे को 12 बजे घर बुलाया कि तब तक मां आ जाएगी, लेकिन अमर शिंदे का इरादा कुछ और ही था, इसलिए वह 11 बजे ही आ गया। वह घर के आसपास खड़ा होकर अपूर्वा की मां के जाने का इंतजार करने लगा। 11:30 बजे जब मोहिनी पूजा की थाली लेकर घर से बाहर चली गई तो अमर ने अपूर्वा के घर की घंटी बजा दी। अमर को वक्त से पहले आया देख अपूर्वा की हालत कुछ ऐसी हो गई कि वह इनकार करने की स्थिति में नहीं रही। वैसे भी अमर उसका बचपन का साथी और पुराना दोस्त था, इसलिए उसने अंदर बुला लिया। अपूर्वा ने अमर को सोफे पर बैठाया और पानी का गिलास लेकर आए। थोड़ी देर अपूर्वा और अमर सार्थक की आत्महत्या के मामले पर बात करते रहे। अपूर्वा ने उसकी मौत पर अफसोस जताया। इस बातचीत के बाद अपूर्वा चाय बनाने किचन में चली गई। इसी बीच अमर ने टेबल पर रखा टीवी का रिमोट उठा लिया और टीवी चालू कर दिया। तभी उसने अपना बैग खोलकर उसमें से चाकू निकाला और वहीं अपने पास रख लिया। जब अपूर्वा चाय लेकर आए तब अमर चैनल बदल बदल कर देख रहा था। अपूर्वा ने टेबल पर चाय रखी तो अमर ने टीवी की आवाज तेज कर दी। साथ ही अपूर्वा के कुछ समझने से पहले ही उसे पकड़कर चाकू से उसका गला रेत दिया। अपूर्वा चीखकर फर्श पर गिर गई तो उसने टीवी की आवाज और तेज कर दी और अपूर्वा के शरीर पर दनादन चाकू के कई बार किए। अपूर्वा चीखी चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज कमरे में चल रहे टीवी की तेज आवाज में दबकर रह गई। अपूर्वा की हत्या के बाद अमर ने टीवी की आवाज कम की और उसके गले की चेन और उसके 2 स्मार्टफोन अपने बैग में डाल दिए। अलमारी का सामान उसने बाहर निकालकर डाल दिया ताकि मामला लूटपाट का लगे। अपना काम करके अमर शिंदे बाहर वाले दरवाजे की कुंडी लगाकर वहां से निकल गया। जाते वक्त उसने नफरत से कहा, तू सिर्फ सार्थक की हो सकती थी, तू तो नहीं मानी, पर मैंने तुझे उसके पास भेज दिया। हिम्मत हो तो ऊपर जाकर मिलाना उससे नजरें। अमर शिंदे से विस्तृत पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच ने उसे एमआईडीसी थाने की पुलिस को सौंप दिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने इस केस में भादवी की धारा 201 और 34 और जोड़ दी। उसे अदालत पर पेश करके जेल भेज दिया गया। यह मामला अपने आप में अनूठा इसलिए था क्योंकि दोस्त ने दोस्त द्वारा प्रेमिका के लिए आत्महत्या करने से कुपित होकर उसकी एक तरफा प्रेम वाली प्रेमिका को मौत के घाट उतारा था। अपूर्वा की हत्या करते समय टीवी की आवाज तेज कर दी ताकि बाहर सुनाई न दे। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित। धन्यवाद। उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर का एक उपनगर है जसपुर। 12 फरवरी 2020 की शाम 6:30 बजे किसी व्यक्ति ने जसपुर कोतवाली में फोन करके बताया कि महुआ डाबरा हरिपुर स्थित कॉलेज की ओर जाने वाली कच्ची सड़क किनारे गन्ने के खेत में एक महिला की लाश पड़ी है। ये जगह पॉपुलर के जंगल के पास है। फोन करने वाले ने सूचना देकर फोन काट दिया। फोन लैंडलाइन पर आया था, इसलिए फोन करने वाले को कॉलबैक करके कोई जानकारी नहीं ली जा सकती थी। खबर मिलते ही कोतवाली प्रभारी उमेद सिंह दानू पुलिस टीम के
के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। जब तक पुलिस टीम मौके पर पहुंची तब तक अंधेरा हो चुका था। इसके बावजूद पुलिस ने जीप की रोशनी और टॉर्च के सहारे लाश को खोज लिया। मृतका की लाश अर्धनग्न स्थिति में थी। घटनास्थल का निरीक्षण करने पर पहली बार में ही यह बात समझ में आ गई कि मृतक की हत्या कहीं और करके लाश को उस जगह लाकर फेंका गया है। लाश के पास ही एक लेडीज हैंड पर्स भी पड़ा था जिसमें कुछ दवाइयों के अलावा मेकअप का सामान, मोबाइल फोन, कुछ कंडोम्स वगैरह थे। लाश से कुछ दूरी पर लेडी सैंडल एनमा जूती भी पड़ी मिली। घटनास्थल से सब चीजें और जानकारी जुटाने के बाद कोतवाल उमेद सिंह दानू ने महिला की लाश मिलने की सूचना काशीपुर के सीओ मनोज कुमार ठाकुर, एडिशनल एसपी राजेश भट्ट, एसएसपी बरेंद्र जी सिंह को दे दी। खबर पाकर उच्चाधिकारी घटनास्थल पर आ गए। घटनास्थल पर पुलिस का जमावड़ा लगते देख आसपास के गांवों के कुछ लोग भी एकत्र हो गए थे। पुलिस ने उनसे मृतका की शिनाख्त कराई तो उसकी पहचान हो गई। पता चला मृतका गांव सुआवाला, जिला बिजनौर की रहने वाली जसवीर कौर उर्फ सिमरनजीत थी। उसके पति का नाम हरविंदर सिंह है। मृतका की शिनाख्त हो जाने के बाद पुलिस अफसरों ने उसके घर वालों तक घटना की जानकारी पहुंचाने के लिए दोहियों को भेज दिया। हरविंदर की हत्या की बात सुनकर उसके घर वाले तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। मौका वारदात पर पहुंचते ही मृतका के भाई राजेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि जसवीर कौर की हत्या उसके ससुराल वालों ने की है, उन्होंने ही लाश यहां लाकर डाली होगी। राजेंद्र ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन मामा के लड़के की शादी में आई थी, लेकिन 5 फरवरी को उसका ममेरा भाई सोनी उसे उसकी ससुराल सुआवाला छोड़ आया था। उसके बाद उसकी जसवीर से कोई बात नहीं हो आई थी। राजेंद्र ने पुलिस को बताया कि उसका बहनोई हैप्पी ड्रग्स का सेवन करता है, जिसकी वजह से वह घर का कामकाज भी नहीं करता था। नशे की लत के चलते वह जसवीर को बिना किसी बात के मारता पीटता था, साथ ही वह दोनों बच्चों को भी उससे दूर रखता था। इसी कलर की वजह से जसवीर कौर ममेरे भाई की शादी में भी अकेली ही आई थी। पुलिस पूछताछ में राजेंद्र ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि जसवीर और हरविंदर ने प्रेम विवाह किया था, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद दोनों के बीच खटास पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से हरविंदर उसे बिना बात के प्रताड़ित करने लगा था। 25 सितंबर 2019 को हरविंदर सिंह ने उसके साथ मारपीट की थी, जिसके बाद मामला थाने तक जा पहुंचा था। इस बारे में जसवीर ने थाना अफजलगढ़ जिला बिजनौर में मारपीट की एफआईआर दर्ज कराई थी। बाद में पुलिस ने हरविंदर सिंह को थाने बुलाया और समझा बुझाकर आपस में समझौता करा दिया था। इसके बाद वह जसवीर कौर को उसकी ससुराल छोड़ आया था, लेकिन पुलिस पूछताछ में जसविंदर कौर के ससुराल वालों का कहना था कि जब से वह अपने भाई की शादी में गई थी घर वापस नहीं लौटी थी। उसकी हत्या की सच्चाई जानने के लिए पुलिस को उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था। मृतका के भाई राजेंद्र ने थाना कोतवाली में जसवीर के पति हरविंदर सिंह उर्फ हैप्पी, ससुर चरणजीत सिंह सासरान व देवर हरजीत सिंह उर्फ भारू निवासी ग्राम बहादुरपुर सुआवाला थाना अफजलगढ़ जिला बिजनौर के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज करा दिया, लेकिन उनके विरुद्ध कोई सबूत न मिलने के कारण पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। इस केस के खुलासे के लिए पुलिस ने मृतका के मोबाइल की कॉल डिटेल्स भी चेक की, जिसमें 4 ऐसे लोगों के नंबर मिले जिन पर मृतका ने काफी देर तक बात की थी, लेकिन उन नंबर धारकों से पूछताछ करने पर भी पुलिस इस केस से संबंधित कोई खास जानकारी नहीं जुटा पाए। छानबीन में पुलिस ने उस क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी, साथ ही मृतका के मोबाइल को भी सर्विलांस पर लगा दिया, लेकिन इस सब से पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली। उसी दौरान पुलिस को ठाकुर द्वारा भूतपुरी बस अड्डे पर लगे सीसीटीवी कैमरे से एक फुटेज मिली, जिसमें 8 फरवरी 2020 को सुबह के 11 बजे मृतका बस स्टॉप पर खड़ी नजर आए। इससे यह बात साफ हो गई कि ससुराल जाने के लिए मृतका वहां से बस में सवार हुई थी। कहा जा सकता था कि वह 8 फरवरी को अपनी ससुराल जरूर गई थी, जबकि उसके ससुराल वालों का कहना था कि अपने भाई की शादी में जाने के बाद वह घर वापस नहीं आई। ससुराल पक्ष के लोगों के बयान पुलिस के लिए छानबीन का अहम हिस्सा बनते जा रहे थे। इस केस की जांच में जुटी पुलिस टीमें मृतका के पति हरविंदर, उसके पिता चरणजीत सिंह और एक रिश्तेदार तनवीर सिंह निवासी सुआवाला जिला बिजनौर को पूछताछ के लिए जसपुर कोतवाली ले आए। कोतवाली में पुलिस ने तीनों से अलग अलग पूछताछ की। उन तीनों के बयानों में काफी विरोधाभास था, इससे ससुराल पक्ष शक के दायरे में आ गया। पुलिस ने मृतका के पति हरविंदर को एकांत में ले जाकर शक्ति से पूछताछ की तो वह पुलिस के सामने टूट गया। उसने अपना जुर्म कबूल हुए बताया कि 8 फरवरी को जसवीर कौर घर आई तो किसी बात को लेकर उससे नोकझोंक हो गई। दोनों के बीच विवाद इतना बड़ा कि गुस्से के आवेग में उसने चादर से उसका मुंह बंद कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मृतका के पास से मेकअप का
कुछ सामान व कॉन्डोम बरामद किए थे, जिनको लेकर पुलिस संशय में थी। घटनास्थल पर मृतका का शव अर्धनग्न हालत में मिला था, जिसे देखकर लग रहा था कि उसके साथ पहले रेप हुआ होगा, बाद में दरिंदों ने उसकी हत्या कर दी होगी। इसी वजह से पुलिस प्रथम दृष्टया इस केस को रेप से जोड़कर देख रही थी, लेकिन जब केस का खुलासा हुआ तो पुलिस भी हैरत में रह गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। दरअसल ये करतूत जसवीर कौर के ससुराल वालों की थी। उससे छुटकारा पाने के लिए उन लोगों ने इस हत्याकांड को बड़े ही शातियाना ढंग से अंजाम दिया था। गांव मलपुरा में स्थित है 32 वर्षीय जसवीर कौर इसी गांव के स्वर अमरजीत सिंह की बेटी थी। 15 साल पहले जसवीर कौर की शादी हरविंदर सिंह से हुई थी। हरविंदर सिंह जसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर भूतपुरी रोड पर गांव सुआवाला में रहता था। शादी के समय हरविंदर प्राइवेट बस का ड्राइवर था। उसके पास जुतासे की भी कुछ जमीन थी। तहकीकात के दौरान पुलिस के सामने यह बात भी खुलकर सामने आई कि 15 साल पहले जसवीर कौर का हरविंदर से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते दोनों ने स्वेच्छा से विवाह कर लिया था। शादी के कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन फिर दोनों के बीच दूरियां बढ़ी और गृहस्थी में खटास आनी शुरू हो गई। दोनों के बीच मनमुटाव का कारण बनी हरविंदर सिंह की मां रानो कौर। हालांकि हरविंदर सिंह ने जसविंदर के साथ अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज की थी, लेकिन उसकी मां रानो कौर को जसविंदर मन नहीं भाई थी। इसी के चलते उसने दोनों के संबंध बंधों में विष घोलना शुरू कर दिया था। हालांकि हरविंदर जसवीर कौर से उम्र में काफी बड़ा था, लेकिन फिर भी जसवीर कौर उसे बहुत प्यार करती थी। समय के साथ जसवीर कौर 2 बच्चों की मां